Hello friends, welcome back to my channel and today we're gonna talk about the most awaited movie called सालार। आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल ही ब्रांड न्यू और लेटेस्ट मूवी सालार के बारे में। और यकीन मानिए जितना भी लोगों ने इस मूवी के लिए इंतजार किया है उनका वो सारा इंतजार वर्थ इट है। और अगर इस मूवी की बात करूं तो ये मूवी इतनी कमाल की है कि इसे हम प्रशांत नील की मास्टरपीस मूवी कह सकते हैं, जिसका लेवल बिल्कुल ही केजीएफ और केजीएफ चैप्टर 2 जैसा था। तो फिर आइए बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है दो छोटे बच्चों से, जिन दोनों बच्चों की उम्र 10 से 12 साल होती है। इनके नाम होते हैं वर्धा और देवा। ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में ये दोनों साथ में खेल रहे हैं, बट तभी इनमें से वर्धा को कुछ बच्चे परेशान करते हैं जो कि इनसे काफी बड़े होते हैं। ये देखकर देवा अपने दोस्त वर्धा की हेल्प करता है और वो उन सभी को पीटकर अपने दोस्त को बचा लेता है। और यही हमें ये पता चलता है कि वर्धा और देवा दोनों ही सच्चे दोस्त हैं। बट इसके बाद ही अगले सीन के अंदर हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है, जिस रात को बारिश हो रही है और यहाँ पर देवा अपने घर को लॉक कर रहा होता है। देवा के घर के आसपास काफी तबाही मची है और देवा के घर के अंदर उसकी माँ है और वो अपनी माँ को लॉक करके अपनी माँ को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि देवा को पकड़ लेते हैं और उसके घर के गेट को तोड़ देते हैं और वो उसकी माँ को बाहर निकाल लेते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि वो लोग उन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो गुंडे देवा और उसकी मदर को मार पाते, वहाँ पर एक गाड़ी से वर्धा अपने कुछ आदमियों के साथ आता है। और यहीं पर हमें ये भी पता लगता है कि ये जो आदमी हैं जो देवा और उसकी माँ को मारना चाहते हैं वो असल में वर्धा के पिता के लोग हैं। और इसीलिए यहाँ पर आते ही वर्धा उन सभी से कहता है कि वो लोग उसके दोस्त और उसकी माँ को छोड़ दें, लेकिन वो सभी आदमी उससे कहते हैं कि वो लोग सिर्फ कानून का पालन कर रहे हैं और कानून उसी के पिता ने बनाया है, तो इसीलिए उन्हें ये करना ही होगा। ये सुनकर वर्धा भी चुप हो जाता है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही वर्धा अपने हाथ से एक मोटा सा कड़ा निकालता है और उस गुंडे को दे देता है जो गुंडा देवा और उसकी माँ को मार रहा था। वर्धा उससे कहता है कि मैं एक सरदार हूँ, लेकिन मैं अपनी पावर तुझे दे रहा हूँ और इसीलिए तू इस पावर को इस कड़े के साथ ले ले और मेरे दोस्त और उसकी माँ को छोड़ दे। ये देखकर वो गुंडा ऐसा ही करता है। वो पावर की लालच में वर्धा का कड़ा लेकर पहन लेता है और इसके बदले में वो देवा और उसकी माँ को छोड़ देता है। देवा को ये देखकर काफी खुशी होती है कि उसके दोस्त वर्धा ने उसकी और उसकी माँ की जान बचाई है। लेकिन यहीं पर वर्धा उससे ये कहता है कि उसके और उसके माँ के लिए ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है और इसीलिए हो सकता है कि फिर से उन्हें मारने की कोशिश की जाए, इसलिए वो ऐसी जगह जाकर रहे जहां उनकी जान को कोई खतरा ना हो। देवा अपने दोस्त वर्धा की बात मान लेता है और वो अपनी माँ को लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो अपने दोस्त वर्धा से एक वादा करता है और वो वर्धा से कहता है कि जिंदगी में अगर वर्धा को कभी भी देवा की जरूरत हुई तो वो बस उसे एक बार बुलाए तो वो तभी आ जाएगा। और साथ ही देवा अपने दोस्त वर्धा से ये भी कहता है कि वो उसके लिए पूरी दुनिया तक को मार सकता है, इसलिए वो देवा की इन बातों को कभी न भूले। और फिर इसके बाद देवा अपनी माँ के साथ वहाँ से चला जाता है और फिर यहीं पर ही वर्धा अपने दोस्त देवा को एक नया नाम देता है और वो उसे नाम देता है सालार। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ बहुत ही खतरनाक गुंडों को देखते हैं। यहीं पर ये लोग किसी का पीछा कर रहे होते हैं और तभी ये लोग उसे ढूंढ लेते हैं और फिर हमें पता लगता है कि जिसे ये लोग ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि श्रुति हसन आदिया है। ये सारे गुंडे आदिया का पता लगाते ही जल्दी से उसके बारे में अपने सुपीरियर को बताते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि जो इनके सुपीरियर्स हैं वो बहुत ही बड़े गैंगस्टर्स हैं और वो न सिर्फ बहुत पावरफुल हैं बल्कि उनके हाथ में कंट्रोल भी बहुत ज्यादा है। आदिया के बारे में पता लगते ही वो सुपीरियर गैंगस्टर अपने सारे लोगों को ये ऑर्डर्स देता है कि आदिया उसके दुश्मन की बेटी है, जिस दुश्मन को हम मारना चाहते हैं। अब क्योंकि उसकी बेटी यहाँ इंडिया आ रही है तो इसीलिए उसके इंडिया आते ही हमें इसे उठा लेना है। ये बोलकर वो सुपीरियर गैंगस्टर अपने सारे लोगों को आदिया की फोटो भी भेज देता है। लेकिन फिर इसी टाइम पर आदिया के डैड को इसके बारे में पता लग जाता है
कि उसकी बेटी इंडिया जा रही है। और क्योंकि वो खुद इस टाइम पर न्यूयॉर्क में होता है, इसीलिए वो इंडिया में अपने एक आदमी को फोन करता है और उससे कहता है कि वो आदिया का ध्यान रखे और उसे उसके दुश्मनों से बचाए और उसे किसी तरह से एक आदमी के पास पहुंचा दे, क्योंकि सिर्फ वही है जिसके पास मेरी बेटी सेफ रह सकती है। वो आदमी ऐसा ही करता है। वो आदिया के इंडिया आते ही उसे जल्दी से किडनैप कर लेता है और उसे सीधा आसाम ले जाता है और आसाम में एक स्कूल टीचर के घर पर छोड़ देता है और स्कूल टीचर को ऐसा विश्वास दिलाता है कि वो लड़की एक टीचर है जो कि उसके स्कूल में पढ़ाना चाहती है। और फिर यहीं पर हमें ये पता लगता है कि वो स्कूल टीचर कोई और नहीं बल्कि देवा की माँ है, यानी कि देवा और उसकी माँ काफी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर एंट्री होती है प्रभास यानी कि सालार की। अब ये आदमी आदिया को यहाँ पर इसलिए लाया था क्योंकि आदिया के फादर को ये पता था कि वो गैंगस्टर जो कि उसकी बेटी को ढूंढ रहे हैं वो पूरे देश में उसकी बेटी को कहीं भी पकड़ सकते हैं, लेकिन एक ही ऐसा आदमी है जो कि उसकी बेटी को बचा सकता है और वो है देवा। और इसीलिए उसने अपनी बेटी को यहाँ पर भेजा है ताकि वो कुछ दिन यहाँ पर छुप कर रहे और जैसे ही मामला ठंडा हो वैसे ही वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाए। और फिर इसीलिए आदिया यहाँ पर एक टीचर बन के रहने लगती है। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद उस सुपीरियर गैंगस्टर के कुछ गुंडे आदिया को आसाम के अंदर ढूंढ लेते हैं और इसीलिए वो लोग अपने सुपीरियर को ये बता देते हैं कि वो लड़की आसाम में छुपी हुई है। इसके बाद स्टोरी के दूसरे सीन के अंदर हम एक अंग्रेज को देखते हैं जो कि इंडिया के एक आदमी से डील करता है और उससे ये कहता है कि उसके पास ट्रक भर के गन्स हैं जो कि उसे इंडिया से नेपाल पहुंचाना है, वो भी पुलिस से बच के। इसलिए उस अंग्रेज ने जिससे बात की थी वो आदमी भी सीधा उन सुपीरियर गैंगस्टर के गुंडों से ही बात करता है और उनसे ये कहता है कि वो इस ट्रक को इंडिया से नेपाल पहुंचाए। जिसके बाद ही वो सारे गुंडे उस ट्रक के सारे कंटेनर्स के ऊपर एक स्पेशल स्टैंप लगा देते हैं जो स्टैंप देखने में एक मॉन्स्टर जैसा होता है। और वो लोग अंग्रेज से कहते हैं कि इस स्टैंप को इस पूरे देश के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता और फिर इसीलिए वो लोग उसके ट्रक को ले जाने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही ट्रक थोड़ा आगे जाता है वैसे ही बहुत सारे पुलिस इस ट्रक को घेर लेते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस इस स्टैम्प को देखती है वैसे ही पुलिस भी वहां से भाग जाती है और ट्रक को जाने के लिए कहती है। और फिर हमें पता लगता है कि ये स्टैम्प जिस भी आदमी का है बहुत ही डेंजरस और पावरफुल है, इतना ज्यादा कि उससे पुलिस और सरकार भी डरती है। सुपीरियर गैंगस्टर का जो गुंडा इस ट्रक को ले जा रहा था उसे अपने सुपीरियर्स का फोन आता है जो उससे ये कहता है कि ट्रक को नेपाल ले जाने का काम वो बाद में करे, इससे पहले वो आसाम जाए क्योंकि वहाँ पर उनके कुछ आदमियों को वो लड़की मिल गई है जिसे वो ढूंढ रहे थे और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि उस लड़की को जल्द से जल्द उनके पास लाया जाए। इसके बाद फिर वो सारे गुंडे मिलकर जल्दी से आसाम जाते हैं और आदिया को पकड़ लेते हैं, लेकिन इसी टाइम पर देवा और उसकी माँ भी वहाँ पर होते हैं और इसीलिए वो लोग ये देखते हैं कि वो सारे गुंडे मिलकर आदिया को वहाँ से ले जा रहे हैं। अब देवा की माँ देवा से कहती है कि वो जाकर उस लड़की की मदद करे, जिसके बाद देवा अपना असली रूप दिखाता है और वो उन सारे गुंडों को बड़ी जल्दी पीट देता है। साथ ही साथ देवा उस ट्रक के ऊपर भी अटैक करता है जिस ट्रक के अंदर स्टैंप वाले कंटेनर्स रखे थे। लेकिन ये देखते ही कि जिस अंग्रेज का वो सामान था वो अपने आदमी से ये कहता है कि तुमने तो ये बोला था कि इस पूरी कंट्री के अंदर इस स्टैंप के लगे कंटेनर्स को कोई भी नहीं छू सकता, तो फिर आखिरकार ये कौन है जिसने हमारे कंटेनर्स को ही उड़ा दिया। लेकिन फिर इतना पूछने के बाद ही उसे ये जवाब मिलता है कि जिस आदमी ने इन स्टैंप को बनाया है वो आदमी यही है, यानी कि देवा। और फिर यही हमें ये पता लगता है कि देवा की हिस्ट्री के अंदर कई सारे बड़े राज छुपे हैं। लेकिन इधर मौके का फायदा उठाकर जो आदमी आदिया की हेल्प कर रहा था वो उसे एक गाड़ी में बैठाता है और उसे वहां से दूर ले जाता है ताकि वो सेफ रह सके। लेकिन वहां से थोड़ा आगे जाते ही रास्ते में आदिया उस आदमी से ये कहती है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, मेरी तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। आखिर ये गुंडे कौन हैं जो कि मेरे पीछे पड़े हैं, ये सब मुझे मारना क्यों चाहते हैं, और ये देवा कौन है और उसे देवा के पास ही क्यों लाया गया था। आदिया के इन सारे सवालों को सुनकर वो आदमी उससे कहता है कि वो जानता है कि उसके मन में कई सारे सवाल हैं और इसीलिए अब वो एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब देने वाला है। वो आदमी अपनी कहानी को शुरू करता है और वो आदिया से कहता है कि इन सब की शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी। हजारों साल पहले 3 कबीले हुआ करते थे
जिन 3 कबीलों के नाम थे मन्नार, शोयांग और गरियांग। और वैसे तो इन तीनों कबीलों के लोग डाकू थे जो कि जंगली तरीकों से लूटपाट किया करते थे, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत ही पावरफुल और खूंखार भी थे। लेकिन फिर उसके कुछ टाइम बाद ही उन तीनों कबीलों ने मिलकर अपनी एक जगह बनाई और उस पूरी जगह को उन्होंने नाम दिया खानसार। और फिर वो तीनों कबीले मिलकर अपने इस पूरे खानसार शहर को रूल करने लगे। इन सब के दौरान ही उनकी कई लड़ाइयाँ हुई, जैसे कि बाहरी हमले और अंग्रेजों के हमले। लेकिन उन तीनों कबीलों ने मिलकर हर बार बाहर से आने वाले सभी को मार दिया, यहाँ तक कि अंग्रेजों को भी, और इसीलिए उनकी हुकूमत को कोई नहीं हिला पाया। लेकिन जब साल 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1950 और 60 के अंदर देश को लेकर नीतियां बनने लगी, तब सरकार ने फैसला लिया कि वो खानसार शहर को रद्द कर देंगे और उस एरिया को अपने कंट्रोल में लेंगे। लेकिन फिर जब सरकार ने ऐसा करने की कोशिश की, तभी उन तीनों कबीलों में से मन्नार कबीले के हेड ने सरकार के आगे बगावत कर दी और सरकार के कई सारे मंत्रियों को मार दिया और सरकार को ये धमकी दी कि वो कभी भी खानसार की तरफ उंगली भी ना उठाए। जिसके बाद ऐसा ही हुआ और फिर कभी भी सरकार ने खानसार के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद मन्नार कबीले का वो लीडर धीरे धीरे करके पूरे खानसार का हेड बन गया, और क्योंकि वो एक बहुत ही महान लीडर था, इसलिए उसने भी धीरे धीरे करके खानसार में काफी डेवलपमेंट किए। उसने खानसार में बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स बनवाई, खानसार के लिए एक पूरी मिलिट्री खड़ी कर दी जिनके पास खुद के सोल्जर्स थे। उन्होंने अपने लिए कई सारे हथियार लिए और यहाँ तक कि उस लीडर ने खानसार के लिए कई सारे कानून भी बनाए और खानसार के इस लीडर का नाम था शिव मन्नार। इसके साथ ही खानसार के अंदर शिव मन्नार ने एक डेमोक्रेसी सिस्टम भी बनाया, जिस सिस्टम के अंदर उसने खुद का एक पार्लियामेंट सिस्टम खड़ा किया। शिव मन्नार ने पूरे खानसार को 101 पार्ट्स में बांटा और उन सारे एरियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बोर्ड पावर बनाई। जिसके बाद अपनी सभा के अंदर उन्होंने 3 सिस्टम बनाए, पहला कपार, दूसरा सरदार और तीसरा कर्ता, और इन तीनों के लिए अलग अलग कड़े बनाए गए। इस पूरी सभा में कपार की संख्या 62 थी, सरदार की संख्या 7 और कर्ता की 1। सभी कपार को एक वोट पावर दी गई, जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए उन सभी को एक पतले कड़े भी दिए गए। अगली बारी सरदार की, तो एक सरदार को 3 वोट पावर्स दिए गए और इसीलिए 8 के 8 सरदारों के पास 3 वोट पावर्स हैं, जो कि मिलकर बनती हैं 24, और उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए इन सभी को मोटे कड़े दिए गए। लेकिन फिर आखिर में आता है कर्ता, जिसे मिले 15 वोट पावर्स, और इसीलिए इसका कड़ा भी सबसे मोटा है। और अपने इस पूरे सिस्टम के अंदर शिव मन्नार खुद कर्ता बना, जो कि सबसे ज्यादा वोट पावर्स के साथ पूरे खानसार को लीड करेगा। इस पूरे सिस्टम से खानसार के सारे लोग बहुत खुश थे और शिव मन्नार बहुत बेहतर तरीके से खानसार को रूल कर रहा था। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही नेचुरल रीजंस की वजह से शिव मन्नार की डेथ हो गई। लेकिन फिर शिव मन्नार के मरने के बाद तीनों कबीलों ने और पूरी सभा के सारे सदस्यों ने मिलकर ये फैसला लिया कि अब से शोयांग कबीले के हेड को ही खानसार का कर्ता बनाया जाएगा, जिसके बाद वही खानसार को लीड करेगा। बट ये बात शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार को बुरी लगी और इसीलिए उसने शोयांग कबीले के हेड को मार दिया ताकि वो कर्ता ना बन पाए। और इसके साथ ही शोयांग कबीले का कोई भी सदस्य कभी भी उसके खिलाफ बगावत न कर पाए। इसके लिए उसने ये ऑर्डर्स जारी कर दिए कि शोयांग कबीले के सारे लोगों को मार दिया जाए, जिसका मतलब ये था कि खानसार में रहने वाले तीनों कबीलों में से अब एक कबीलों को पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। और फिर ये सब करने के बाद राज मन्नार खुद ही खानसार का कर्ता बन गया। साथ ही साथ उसकी सभा से भी कोई उसकी बगावत न करी, इसलिए उसने अपने परिवार के सदस्यों में से ज्यादातर को कर्ता बना दिया। शिव मन्नार की 2 पत्नियां थीं, जिनमें से पहली बीवी से उसे 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, जिनमें बड़ा बेटा गरुणा है। इसके साथ ही दूसरी बीवी से भी इन्हें 2 बेटे थे, जिनमें एक था वर्धा और दूसरा वर्धा का छोटा भाई। ये वही वर्धा है जो कि देवा का दोस्त है। इसके साथ ही यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि राज मन्नार का बेटा गरुणा उसकी छोटी बहन और उसकी बेटी का पति यानी कि राज मन्नार का जमाई और साथ ही साथ उसकी पत्नी का भाई, ये चारों ही सदस्य उसकी सभा में सरदार थे और उसने अपने परिवार के सदस्यों को ये पद दिया था। लेकिन राज मन्नार ने वर्धा को कोई भी पोस्ट नहीं दिया था। लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि जब वर्धा छोटा था तभी राज मन्नार ने वर्धा को पोस्ट दी थी और उसने उसे एक सरदार बनाया था। लेकिन अगर आप सभी को याद हो
तो मूवी के स्टार्टिंग के सीन के अंदर ही वर्धा अपने सरदार वाला वही कड़ा निकाल कर उस गुंडे को दे देता है जो कि देवर और उसकी माँ को मारने आया था। और वर्धा की इसी हरकत को देखकर शिव मन्नार उससे गुस्सा हो गया था और इसीलिए उसने उसके बाद उसे कोई भी पद नहीं दिया। इन सब के साथ ही राज मन्नार ने अपने रूल करने के साथ ही अपने पिता के बनाए कानून में भी बदलाव किए थे और कुछ कानूनों को बदल दिया था। और एक कानून में ये भी बना दिया था कि जो भी ताकतवर हो वो कर्ता से बगावत करके उसे हरा के या फिर मार के खानसार के ऊपर रूल कर सकता है। इन सारे कानूनों और अपने तरीकों के साथ मिलकर राज मन्नार ने खानसार के ऊपर 25 सालों तक रूल किया और उसके पूरे राज के अंदर कभी भी कोई कमी नहीं आई। लेकिन फिर एक दिन अचानक से राज मन्नार ये डिसाइड करता है कि उसे किसी जरूरी काम से खानसार से बाहर जाना है। लेकिन फिर इसी टाइम पर राज मन्नार का जमाई उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसे अपने बेटे वर्धा को ठुकराए हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन अब शायद उसे वर्धा को बुला लेना चाहिए। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि राज मन्नार ये बात सुनकर इमोशनल हो जाता है और यहीं पर हमें ये भी पता लगता है कि अपने सारे बच्चों में से राज मन्नार सबसे ज्यादा प्यार वर्धा से ही करता है। और इसके साथ ही जब भी वो वर्धा को देखता है तब उसे अपने पिता की याद आती है और इसीलिए मन्नार ये फैसला करता है कि वो अपने बेटे वर्धा को कर्ता बनाएगा। इसके बाद राज मन्नार अपनी बेटी को टेम्परेरी बेस पर कर्ता बनाता है और उससे ये कहता है कि जब तक वो वापस नहीं आता तब तक वो उसकी जगह रहकर रूल करेगी। इसके साथ ही वो सभा के अंदर अपने बेटे वर्धा को बुलाता है और 8 सरदारों में से एक सरदार की पोस्ट लेकर वर्धा को एक सरदार बना देता है। और साथ ही वो ये भी अनाउंस करता है कि जब वो वापस आएगा तब वो अपने बेटे वर्धा को कर्ता बना देगा, जिसके बाद उसका बेटा वर्धा ही खानसार पर रूल करेगा। और फिर इन सब के बाद राज मन्नार जरूरी काम से खानसार से बाहर चला जाता है। लेकिन फिर तभी हम ये देखते हैं कि राज मन्नार का जमाई अपना असली रंग दिखाता है और राज मन्नार ने जिस आदमी के सरदार का पोस्ट लेकर अपने बेटे वर्धा को सरदार बना दिया था वो उसी आदमी के पास जाता है और उसे बोलकर भड़काने लगता है कि राज मन्नार ने उसके साथ गलत किया। अब यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि वो आदमी उसी आदमी का बेटा होता है जिस आदमी को वर्धा ने बचपन में अपना कड़ा दिया था और अपनी सरदार का औहदा दिया था। और यहाँ पर राज मन्नार का जमाई उसी बात को बोलकर इस आदमी को भड़का देता है और उससे ये कहता है कि अगर वो चाहे तो अपनी पोस्ट को बचा सकता है और इसके लिए बस उसे वर्धा को खत्म करना होगा। और वो आदमी अपनी सरदार की पोस्ट को बचाने के लिए वर्धा को मारने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके लिए वो तैयारियां भी करने लगता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ हमें ये भी पता लगता है कि राज मन्नार के फैसले से उसका बड़ा बेटा गरुणा भी बहुत गुस्सा है। गरुणा को इस बात की जलन थी कि राज मन्नार का सबसे बड़ा बेटा वो है, लेकिन फिर भी राज मन्नार ने उसके होते हुए उसके छोटे भाई वर्धा को कर्ता बनाने का फैसला लिया और इसीलिए उसके मन में भी वर्धा के लिए घृणा आ जाती है और वो वर्धा को मारने की कोशिश करता है। इसके बाद वर्धा के खिलाफ सारे लोग एक साथ हो जाते हैं और वो सब साथ मिलकर वर्धा को मारने जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो सभी वर्धा को मार देंगे, जिससे कि वर्धा कभी कर्ता नहीं बन पाएगा और उन्हें भी कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर तभी ये बात राज मन्नार की बेटी को पता लग जाती है, वही बेटी जो कि टेम्परेरी बेसिस पर यहाँ की कर्ता थी, और वो ये जान जाती है कि वर्धा को मारने की कोशिश की जा रही है। अब वैसे तो वो वर्धा से नफरत करती थी, लेकिन वो ये सोचती है कि उसके पिता ने उसे जिम्मेदारी दी है और इसीलिए अगर उसके राज में कुछ भी गलत हुआ तो वो अपने पिता का भरोसा खो देगी और इसीलिए वो ये फैसला लेती है कि वो ये सब रोक कर रहेगी। इधर हम ये देखते हैं कि वर्धा के सारे दुश्मन मिलकर वर्धा को मारने के लिए आ जाते हैं और वो वर्धा को मारने के लिए उसे घर से भी निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उसे मारने वाले होते हैं वैसे ही खानसार शहर के अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी घंटियों की आवाज आने लगती है और हमें ये पता लगता है कि ये एक सीज फायर है, जिस सीज फायर को खानसार का कर्ता डिक्लेयर कर सकता है। और यहाँ पर इस सीज फायर को राज मन्नार की बेटी ने डिक्लेयर किया था। इसके बाद मीटिंग होती है, जिस मीटिंग के अंदर सबको बुलाया जाता है, जहां पर राज मन्नार की बेटी वर्धा के सारे दुश्मनों से पूछती है कि आखिर वो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। लेकिन इस बात के जवाब में वो लोग ये कहते हैं कि वो लोग जो भी कर रहे हैं वो खानसार के कानूनों के अंदर है और राज मन्नार ने ये कानून बनाया है कि जो भी पावरफुल है वो खानसार के अंदर अपनी डोमिनेंस बना के कर्ता बन सकता है
और वो लोग भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसमें गलत क्या है। लेकिन राज मन्नार की बेटी ये जानती थी कि जो भी होने वाला है उससे उसके पिता कभी खुश नहीं होंगे, इसलिए वो इस सीज फायर को नहीं हटाती। लेकिन इस बात से नाराज वर्धा के सारे दुश्मन इस बात का प्रस्ताव रखते हैं कि खानसार के अंदर भी वोटिंग सिस्टम है और इसलिए सीज फायर होगा या नहीं ये वोटिंग से डिसाइड होगा। इसलिए ये बात तय होती है कि आज से ठीक 9 दिन बाद सभा के अंदर वोटिंग की जाएगी, जिसमें अगर ज्यादा वोट इस बात को लेकर आएंगे कि सीज फायर को लागू होने देना चाहिए तो फिर सीज फायर लगा रहेगा, जिसके बाद कोई भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर सकता। लेकिन अगर ज्यादा वोट इस पक्ष में आएंगे कि सीज फायर को हटा देना चाहिए तो सीज फायर को हटा दिया जाएगा, जिसके बाद कोई भी किसी से भी लड़ सकता है और उसे मार भी सकता है। जब ये बात बिल्कुल तय हो जाती है कि ठीक 9 दिन बाद सीज फायर को लेकर वोटिंग होगी, तभी वर्धा के सारे दुश्मन यानी कि गरुणा और बाकी सारे लोग सभा के दूसरे मेंबर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, प्यार से या फिर धमकाकर। लेकिन उन सबका मोटिव यही होता है कि वो किसी भी तरह से ज्यादा वोट्स को अपनी तरफ कर ले, ताकि वोट वाले दिन इस बात को लेकर ज्यादा वोट आए कि सीज फायर को हटा देना चाहिए और वो लोग वर्धा को मार सके। और जब ये लोग पक्का कर लेते हैं कि वो लोग वोटिंग के अंदर सीज फायर को हटवा देंगे, तभी ये सब मिलकर अपनी खुद की मिलिट्री बनाने लगते हैं, क्योंकि खानसार की जो मिलिट्री है वो खानसार के कर्ता के हाथ में है, यानी कि अभी के टाइम पर राज मन्नार की बेटी के हाथ में। इसीलिए ये लोग खुद के गन्स खरीदते हैं, मिसाइल्स, बम्स और एक्सप्लोजिव खरीदते हैं और बहुत सारे देशों के रेबल सोल्जर्स को उठा लाते हैं और उनसे अपनी खुद की आर्मी बनाते हैं, ताकि 9 दिन बाद जब ये लोग वर्धा को मारे तब उन्हें कोई रोकने ना आए तो वो उसे भी खत्म कर दे। ये सारी चीजें वर्धा का छोटा भाई और उनके साथी भी देखते हैं और वो लोग भी ये डिसाइड करते हैं कि अगर उन सबको बचना है और उस लड़ाई को जीत कर जिंदा रहना है तो उन्हें भी खुद के लोग चाहिए होंगे और उन्हें भी खुद की आर्मी तैयार करनी होगी। और फिर इसी के लिए वर्धा का छोटा भाई उससे पूछता है कि उनकी आर्मी कहाँ है, वो कब उसे तैयार करेंगे। और फिर वर्धा खानसार से निकलकर सीधा एक जगह पर जाता है, जो जगह होती है गुजरात के एक छोटे से गांव में, और वहां जाकर वो मिलता है अपने पुराने दोस्त देवा से और वो देवा से ये कहता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है। और क्योंकि देवा ने अपने बचपन के दोस्त वर्धा से ये वादा किया था कि जिंदगी में जब भी वो उसे बुलाएगा तब वो उसके लिए हाजिर होगा और जो वो चाहेगा वो करेगा, और इसीलिए वो वर्धा के साथ चला जाता है। जिसके बाद वर्धा खानसार आ जाता है, लेकिन ये देखकर वर्धा के लोग भी काफी नाराज होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वर्धा पूरी आर्मी बिल्ड करने की बजाय सिर्फ एक ही आदमी को उठाकर लाया है, जो कि शायद से किसी काम का नहीं है। लेकिन एक्चुअली रियलिटी क्या है ये तो हम और आप ही जानते हैं, क्योंकि जिस बंदे को वर्धा लेकर आया है वो अकेला ही किसी आर्मी से बढ़कर है, क्योंकि वो है सालार। इसके बाद ही सभी लोग तैयार होते हैं और सीधा वोटिंग्स का वेट करते हैं और फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन सीज फायर के ऊपर वोटिंग होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दिन वर्धा का पिता राज मन्नार भी आ जाता है, जो कि खानसार का करता है। इसीलिए जब वोटिंग होती है तब पहले तो सीज फायर को हटाने को लेकर ज्यादा वोटिंग आती है, लेकिन फिर जैसे ही राज मन्नार अपना वोट डालता है वैसे ही उसके 15 वोट्स की वजह से पूरी की पूरी वोटिंग्स बराबर हो जाती है और इसीलिए फिर आखिरी वोट बचता है वर्धा का। और साथ ही साथ अब सब कुछ वर्धा पर डिपेंड था कि क्या वो सीज फायर लागू रखना चाहता है या फिर सीज फायर को हटाना चाहता है। वर्धा के पिता राज मन्नार ऐसा सोचते हैं कि वर्धा सीज फायर लागू रखेगा और उसी के लिए वोट करेगा, ताकि सीज फायर लागू रहने से कोई भी लड़ झगड़ नहीं सकेगा और फिर मेरा बेटा वर्धा मेरी जगह लेकर खानसार को नॉर्मली रूल करेगा। लेकिन वर्धा कुछ अलग ही करता है, क्योंकि वर्धा सीज फायर को हटाने के लिए वोट करता है और फिर क्योंकि सीज फायर को हटाने के लिए ज्यादा वोट्स आते हैं इसलिए खानसार के अंदर सीज फायर हटा दिया जाता है। लेकिन ये देखकर वर्धा का पिता राज मन्नार भी काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये सोचता है कि आखिरकार वर्धा ने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर यहीं पर स्टोरी में हम ये देखते हैं कि वर्धा और देवा पहले ये डिसाइड कर चुके थे कि अब वर्धा और किसी से नहीं डरेगा और अब वो सीज फायर को हटाकर अपने सारे दुश्मनों से लड़ेगा और देवा के साथ मिलकर उन सब का खात्मा कर देगा। इसके बाद ही प्रेजेंट टाइम के अंदर गरुणा और जो भी लोग वर्धा के खिलाफ थे वो सब के सब अपनी टीम और आर्मी को लेकर तैयार हो जाते हैं और जंग की शुरुआत करने लगते हैं। लेकिन इधर अब वर्धा भी देवा के साथ तैयार था। इधर वर्धा के ऊपर कई सारे हमले भी होते हैं और उन्हीं हमलों के अंदर वर्धा और देवा मिलकर उन सभी को मारते हैं और खुद की जान बचाते हैं। लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि ये तो इनकी लड़ाई की सिर्फ शुरुआत है,
लेकिन इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि राज मन्नार अपनी बेटी के साथ होता है, लेकिन तभी उसी टाइम पर एक आदमी राज मन्नार पर अटैक करता है, जिस अटैक से राज मन्नार बच जाता है और उसे पकड़कर घायल कर देता है। और जब वो उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और उसने उसके ऊपर अटैक क्यों किया, तब वो आदमी राज मन्नार के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। वो राज मन्नार से कहता है कि वो शोयांग कबीले से है, यानी कि वही कबीला जिस कबीले के हेड को आज से कई साल पहले खानसार का कर्ता बनाया गया था, लेकिन राज मन्नार ने उसे मार दिया था और उसके साथ ही साथ उसके पूरे कबीले के लोगों को भी खत्म कर दिया था। लेकिन जब राज मन्नार के आदमी पूरे कबीले के लोगों को मार रहे थे, तब उसी टाइम पर उन्होंने अपने कई सारे बच्चों को छुपा लिया था, जिससे कि उन सारे बच्चों की जान बच गई और वो उन्हीं में से एक बच्चा है। इसके साथ ही वो ये भी बताता है कि राज मन्नार का जमाई भी एक शोयांग है और उन्हीं की तरह सैकड़ों शोयांग जिंदा हैं, जो कि कई सालों से युद्ध की तैयारी में हैं और अब वो राज मन्नार की पूरी सल्तनत को खत्म करने वाले हैं और इस तरह से वो लोग अपने माता पिता और अपने कबीलों का बदला लेंगे। इसके साथ ही वो सभी राज मन्नार को ये भी बताते हैं कि हमारे कबीले के जिस हेड को उसने मारा था, उसके लोग उसके बेटे और उसकी बीवी को भी मारने आए थे, लेकिन उसके बेटे और उसकी बीवी की जान बच गई। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि शोयांग कबीले के हेड की जिस पत्नी और बेटे की बात वो कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि देवा और उसकी माँ है, यानी कि देवा ही वो बच्चा है जो कि शोयांग कबीले के हेड का बेटा था, यानी कि वही जिसे राज मन्नार ने मार दिया था। मतलब कि देवा के पिता को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी के सबसे प्यारे दोस्त वर्धा का पिता है। साथ ही साथ यहीं पर वो आदमी राज मन्नार से ये भी कहता है कि तुमने हमारे हेड को मारा था, जो हेड खानसार का भी लीडर बनने वाला था, और अब क्योंकि देवा उसका बेटा है, इसीलिए अब वही हमारे कबीले का हेड है और रियलिटी के अंदर वही खानसार का असली लीडर है, यानी कि खानसार का असली कर्ता। इसके बाद ही राज मन्नार अपनी बेटी से बात करता है और वो बेटी से ये कहता है कि वो कुछ टाइम पहले जब खानसार से बाहर गया था तो वो एक बहुत ही जरूरी काम से गया था। असल में उसे एक खबर मिली थी कि खानसार के अंदर से ही कोई है जिसने बहुत ही बड़ी मात्रा में गन्स और बम्स का ऑर्डर दिया था और इसीलिए वो ये जानता है कि खानसार के अंदर कोई तो है जो कि खानसार में बगावत लाना चाहता है। और फिर यहीं पर हमें ये पता लगता है कि राज मन्नार जो भी सोच रहा था वो बिल्कुल सही है, क्योंकि खानसार के एक सभा का ही मेंबर जो कि राज मन्नार के काफी करीब है, उसने ही खानसार के अंदर बहुत बड़े पैमाने में बंदूकें और मिसाइल्स मंगवाई थी और अब वो इसी तैयारी में है कि वो खानसार के ऊपर अटैक करे। लेकिन फिर यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अब हालांकि ये मूवी तो यहाँ पर एंड हो चुकी है, लेकिन इसने अपने पार्ट 2 के लिए और आगे आने वाले सीक्वल के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर खोल दिया है और अब आगे हम कई सारी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी सालार मूवी की पूरी स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।